गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 31 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आऊं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें धीरे धीरे याद होती जाती हैं। ये दिमाग की एक टेक्निक होती है। पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा लगे तो उसको हल्का सा नोट कर लिया करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते समय लिखेंगे तो चीजें मिस आउट हो जाएंगी। तो चलिए बिना एक भी सेकंड को गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये है भारतीय सेना और वायु सेना, यानी भारतीय इंडिया आपस में ही, इंडिया की सेना खुद से ही, यानी इसको क्या बोलेंगे, एक पक्षीय। क्या है? एक पक्षीय। एक देश खुद ही अपने ही सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कराता है तो उसे बोलते हैं एक पक्षीय युद्धाभ्यास। क्या नाम है इसका? वायु प्रहार अभ्यास। आपने, अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि पंच तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? पंच तत्व। वायु, आकाश, इसके बाद भूमि, वायु, आकाश, भूमि, फिर जल, ये चार हो गए और एक पांचवा होता है अग्नि। अब इसको डोमेन समझ लीजिए कि ये सब के सब डोमेन है। तो डोमेन ऐसे मतलब क्या हुआ? वायु मतलब एयर फोर्स, आकाश मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, इसके बाद भूमि, भूमि मतलब लैंड यानी अर्थ पे, जल मतलब वाटर, वाटर मीन्स ओशियन पे, अग्नि, अग्नि को हम इससे समझ लेते हैं कि आग जब प्रज्वलित होती है तो एक तरह से इंटरनेट से रिलेटेड समझ लेते हैं, उसको साइबर समझ लेते हैं। एक थोड़ा सा चेंज है, साइबर। तो जिस तरह पंचतत्व है उसी तरह ये 5 डोमेन हो गए। कौन सा डोमेन है ये? 5 डोमेन है। अब 1 से ज्यादा रहता है तो उसके आगे लगाते हैं मल्टी, तो ये हो गया मल्टी डोमेन ऑपरेशन। क्या होता है? मल्टी डोमेन ऑपरेशन। आज के हालिया युग को देखते हुए जो चुनौतियां आ रही हैं उस हिसाब से भारतीय सेना अपनी सेना को मजबूत रखना चाहती है कि कभी कोई आकस्मिक घटना हो तो सेना तैयार रहे। तो उसके लिए पूर्वी कमान पे, कहां पे? इंडिया अपने पूर्वी कमान पे ये वायु प्रहार युद्धाभ्यास कर रहा है। कौन कौन से डोमेन है? एयर, स्पेस, लैंड, ओशियन, साइबर। कौन है? एयर, स्पेस, लैंड, ओशियन, साइबर। जो पंच तत्व से अपनी धरती बनी हुई है, अपना शरीर बना हुआ है, वही पंच तत्व को मल्टी डोमेन से रिलेट कर दिया गया है ताकि आपको याद इजिली हो सके। तो कहां पे हुआ है? पूर्वी कमान पे। कितने घंटे की है ये? 96 घंटे की। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि कितने दिन चली थी तो 4 दिन। अरे 24 से डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितने दिन चली थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो ये है एक्सरसाइज कोंकण 2023। ये किसके बीच में हुई है? ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी। ये रॉयल नेवी कहां की है? रॉयल नेवी कहां की है? तो इंग्लैंड की है, यानी यूनाइटेड किंगडम की है रॉयल नेवी और इंडियन नेवी। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है आईएनएस त्रिशूल। कौन है? आईएनएस त्रिशूल। और ब्रिटेन की तरफ से कौन सा पार्टिसिपेट किया है? HMS लैंकेस्टर। कौन सा है? HMS लैंकेस्टर। 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ये युद्धाभ्यास हुआ है। कहां हुआ है? इंडिया में। इंडिया में कहां हुआ है? कोंकण तट पे। कोंकण तट आपने नाम सुना होगा। कोंकण तट कहां है? गोवा में। तो सिंपली ये कोंकण तट कहां हुआ होगा? गोवा के पास हुआ। अब गोवा के पास कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर या हिंद महासागर या बंगाल खाड़ी? तो पड़ता है अरब सागर। तो सिंपली ये कहां हुआ है? अरब सागर में। अब नेवी है तो कहां पे की होगी? अरब सागर में। तो दूसरा युद्धाभ्यास है सी ड्रैगन 2023। तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि जो ड्रैगन है, समुद्री ड्रैगन है। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। जो समुद्री ड्रैगन है बहुत कंजूस है। क्या है? कंजूस है।
KJUIC। अब थोड़ी स्पेलिंग बदल गई है, कंजूस हो गई है, ठीक है, कंजूसी हो गई है इस स्पेलिंग में। के मीन्स कोरिया, कौन सा देश है, कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया किसी भी ट्रीटी में, किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में, किसी भी जगह पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी भी समिट में, तो कोरिया है, तो ये साउथ कोरिया हो गया। इसके बाद जे से जापान, जे से जापान। इसके बाद यू से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई से इंडिया, इंडिया। और सी से है कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री पैरेलल लाइन उसकी बाउंड्री बनाती है। तो सी ड्रैगन इंडिया की तरफ से कौन सी शिप पार्टिसिपेट की है, P8। कौन सा संस्करण है ये, थर्ड संस्करण। कौन सा संस्करण है, थर्ड संस्करण। तो इतना जान लीजिएगा कि सी ड्रैगन बहुत कंजूस है। सी ड्रैगन कैसा है, बहुत कंजूस है। इसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पे है, ये होता है किन दो देशों के बीच में होता है, इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर। ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये 13वें नंबर की 13th एक्सरसाइज है। कौन से है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिपरी। सिपरी क्या है, सिपरी मीन्स, अब सिपरी यहां पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है फुल फॉर्म, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब स्टॉकहोम किस देश में पड़ता है, तो ये स्वीडन में पड़ता है, स्वीडन। ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार को बेचा या खरीदा, या आयात किया या निर्यात किया। आयात मतलब आया यानी मंगाना, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट मतलब बेचना यानी निर्यात करना। आयात, मंगाना, निर्यात, बेचना। तो ये रिपोर्ट जारी करता है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो है अमेरिका, इसीलिए ये कोल्ड वॉर का लीडर रहा। क्यों, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां करवाओ और फिर हथियार बेचो। अगर आपको टॉर्च बेचना है तो सबसे पहले अंधेरे का डर दिखाइए, तो इन्होंने हथियार का डर दिखाया। इसके बाद ये लगभग 40% एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे जो एक्सपोर्टर है वो है रूस। तीसरे नंबर पे जो एक्सपोर्टर है वो है फ्रांस। चौथे नंबर पे जो एक्सपोर्टर है वो है चाउमीन वाले ताऊजी, चाइना। इसके बाद दुनिया का जो सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश है वो है भारत। भारत जो पिछले 5 साल, जैसे कि 2018 से 2023 तक की रिपोर्ट आई है, तो 2013 से लेके 2018 तक इसने जितने भी हथियार खरीदे थे, आयात किए थे, उसमें 11% की गिरावट देखी गई है। और पूरी दुनिया का इसने 11% हथियार खरीदा भी है। जितनी भी खरीदारी हुई उसका 11% हथियार खरीदा है। तो भारत नंबर 1 पे है। और भारत को बेचता सबसे ज्यादा कौन है, भारत को सबसे ज्यादा बेचता है रूस। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, उनके पास तो तेल है, हथियार बनाने की टेक्निक तो उतनी है नहीं, तेल खत्म खेल खत्म। तीसरे नंबर पे कौन आता है, कतर। कौन आता है, कतर। दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्टर भारत 11%, उसके बाद सऊदी अरब 10% और कतर लगभग 8% के पास है। इसके बाद आगे देखेंगे ला पेरोज। ला पेरोज किसके बीच में होता है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है, यानी होस्ट कौन है, तो फ्रांस है होस्ट। और किनको इनविटेशन देता है, क्वाड कंट्रीज को। क्वाड कंट्री कौन है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद है यूएसए। पूरी दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एक बड़े लेवल पे सिर्फ अपने फायदे की चीज देखी जाती है कि कहां लोगों का फायदा हो रहा है, उन्हीं के साथ जुड़ जाओ। तो ला पेरोज में कौन है, फ्रांस विद क्वाड कंट्रीज। कहां पे हो रहा है, अरब सागर में। अरब सागर में। कौन से नंबर का संस्करण है,
3rd नंबर का संस्करण है। इसके बाद धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन कहां पे होता है? ये भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। जापान में इस बार कहां हुआ है? कैंप इमाजू में। इससे पहले इंडिया में कहां हुआ था? कर्नाटक में, कैंप इमाजू में। और धर्म गार्जियन के लास्ट, मतलब जैसे 15 दिन की एक्सरसाइज है तो लास्ट 3 दिन होती है शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री, इसी में इंडिया की तरफ से पहली बार तेजस गया है। पहली बार कहीं एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया तो तेजस यही किया धर्म गार्जियन में। और शिन्यू मैत्री में कौन सा पार्टिसिपेट किया? C-17 ग्लोब मास्टर। अब C-17 किन देशों के बीच में होता होगा? सिंपली ये भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, कहां हुआ होगा? ये भी कैंप इमाजू में होगा। अब उसको ले जाने के लिए कहीं अलग से थोड़ी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मनरेगा। क्या है? मनरेगा। इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं। मनरेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना, ऐसा फुल फॉर्म है कि क्या बताएं? महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। अभी रिपोर्ट आई है, मतलब एक व्यंग है कि लगता है कि भारतीय जो गवर्नमेंट है वो पहले फुल फॉर्म सोच लेती है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म सोच लेती है कि क्या रखें, जैसे उड़ान रख दें, और फिर उसका फुल फॉर्म सोचती है कि अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जैसे उड़ान है तो उड़े देश के आम नागरिक, तो ये एक तरह से इन पे एक व्यंग है। तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी, ये क्या कहते हैं? केंद्र सरकार जो है अपना अधिनियम बनाकर कहीं भी मनरेगा की मजदूरी को फिक्स कर सकती है या बढ़ा सकती है। तो मनरेगा ने जो सबकी मजदूरी बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है? 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक, यानी कहीं कहीं 7 रुपए की बम्पर बढ़त और कहीं कहीं 26 रुपए तक, यानी 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक का रेंज है जो मजदूरी बढ़ाई गई है। तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 कर देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मजदूरी है हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा यहाँ लिखा हुआ है। इसकी मजदूरी कितनी है? 357 रुपए। इसके बाद राजस्थान की है, इसकी मजदूरी कितनी है? 255 रुपए। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन लोग की मजदूरी जो है इन लोग की मजदूरी तो सबसे कम है, 221 है, और छत्तीसगढ़ की 221 है। इसके बाद बिहार और झारखंड। बिहार जो है वो झारखंड को अपने से काट के अलग किया, यानी झारखंड जो बिहार से बना हुआ है और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से बना हुआ है। तो इन दोनों की मजदूरी सेम, इन दोनों की मजदूरी सेम। इनकी कितनी है? 228। तो पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा मजदूरी है वो कितनी है? 357। कहाँ की है? हरियाणा की है। और जब से सबसे कम मजदूरी है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कितनी? 221। इसके बाद आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन आप जानते होंगे जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं। अब देखिए इसका ओरिजिनल नाम क्या है? वॉर एंड वुमेन। कहीं कहीं आपको इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है और कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनके जो राइटर है इनका नाम है M.A. हसन। इसके बाद इनकी जो पब्लिकेशन है वो है अंकुर पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन है? अंकुर पब्लिकेशन। तो ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डॉक्टर M.A. हसन। ये बुक कब की है? ये मतलब किस कहानी का वृत्तांत है इसमें? 1971 के वार का, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। जब भारत के 25 सैनिक, 21 सैनिक, 10 सैनिक भी होते हैं ना तो सरेंडर नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान के 93,000, अभी तक पूरी दुनिया में इतने ज्यादा सैनिक पहली बार कहीं सरेंडर किए हैं तो पाकिस्तान के किए। क्यों किए हैं? क्योंकि इस बुक में जो जिस चीज का वर्णन है वो इस युद्ध से ज्यादा वहां के उत्पीड़न का वर्णन है। अब उत्पीड़न किसका? यानी कि जब वॉर हुई थी 1971 में
तो ये बांग्लादेश जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो आज का पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों ने अपना खुद का तबादला करवा के, मतलब ऐसा होता नहीं कि हम खुद का ट्रांसपोर्ट का, मतलब एक जगह से तबादला दूसरी जगह करा लेते हैं ताकि वहां जाके अच्छी लाइफ जी सके, उन लोगों ने तबादला कराया था रेप करने के लिए। तो ये एक बहुत वार्मिक मतलब दर्दनाक घटना थी जिसमें महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ था, और उत्पीड़न वर्ड भी इस सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। तो वार एंड मूवमेंट उस कहानी को, उस दर्दनाक कहानी को दिखाता है जो उनकी महिलाओं के साथ हुआ था। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर एम हसन ने। इसके बाद के एम चंद्रशेखर ने कौन सी बुक लिखी है? एज गुड एज माई वर्ल्ड, जैसा मेरा शब्द अच्छा है वैसे ही मैं भी अच्छा हूं। डॉक्टर करण सिंह ने कौन सी लिखी है? मुंडकोपनिषद। इसके बाद डॉक्टर एम ए हसन की बुक देख लिया, रस्किन बॉन्ड के आगे दिखाता हूं। इसके बाद द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। क्या है? द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। ये भी हाल ही में लॉन्च हुई बुक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली हैं। इनका नाम क्या है? शेखर पाठक। क्या नाम है इनका? शेखर पाठक। इसके बाद दूसरी बुक कौन सी? फिट एट एनी एज। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है पी.वी. अय्यर। क्या नाम है इनका? पी.वी. अय्यर, फिट एट एनी एज। इसके बाद है इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। क्या नाम है इनका? पुलापे बालाकृष्णन। अगर सिर्फ बालाकृष्णन याद हो जाए तो भी ठीक है, अगर पुलापे भी याद हो जाए तो और अच्छी बात है। इसके बाद हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, क्योंकि एग्जाम में आपको टिक करना है, अगर एक बार अच्छे से देखे रहेंगे, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किसने लिखी थी? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स। महत्वपूर्ण पुस्तकों या राइटर्स के नाम एग्जाम में पूछा जाता है। आखिर एग्जामिनर भी कंफ्यूज जाएगा ना, पूछे क्या जब कुछ पूछना ही नहीं है। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड। किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड। तो ये सारी बुकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल दिवस, 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। और कहां आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। कहां हुआ है? न्यूयॉर्क में। इसमें 5 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि जल को कैसे संरक्षित रखना है, कैसे उसको वेस्ट नहीं करना है, टैप वाटर से लेके अंडरग्राउंड वाटर तक कैसे, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, ग्राउंड वाटर नीचे चलता जाएगा, पानी का दुरुपयोग बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में पानी तो बहुत है, शहर डूबते जा रहे हैं जकार्ता, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है, ग्राउंड वाटर कम है। अगर आपको अभी प्यास लगेगी तो आप ओशियन जाके वहां का रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसके बाद पानी पिएंगे, या वहां से पानी कैरी करना बहुत खर्चीला हो जाएगा। और जो ग्राउंड वाटर वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमने पर्यावरण को ऐसे ही प्रदूषित किया और ग्लेशियर जितने पिघलते जाएंगे, जो शहर डूब गए, जो पानी में डूब के मर गए, और जो बच गए वो प्यास के कारण खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जलवायु पे डेली ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए ये आयोजन कहां किया गया? न्यूयॉर्क में। 50 सालों में पहली बार किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में वन वर्ल्ड, ये वन ऐसे नहीं ऐसे, वन वर्ल्ड टीवी समिट। क्या है? वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किया गया। इसमें टीवी को कैसे खत्म करना है इस चीज पे पूरी चर्चा हुई है। ये कब की घटना है? 24 मार्च की। ये कहां पे हुई है? वाराणसी के सिगरा में, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे। अगर सिर्फ पूछे कहां हुई है वाराणसी में, कहां? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। इसके बाद इसमें कुछ लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कुछ राज्य को राज्य वाला अवार्ड है, फिर एक यूनियन टेरिटरी वाला अवार्ड है, फिर एक जिला का अवार्ड है। कौन सा? जिला का अवार्ड है। तो राज्य का अवार्ड मिला है कर्नाटक को। कौन सा? कर्नाटक को राज्य वाला अवार्ड मिला है। यूनियन टेरिटरी का जो, और ये अवार्ड क्यों दिए गए हैं? उस क्षेत्र में दिए गए हैं जिन लोगों ने टीवी को खत्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनियन टेरिटरी में मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, और जिला वाले में देख लीजिए, जिला वाले में मिला है अनंतनाग, और क्या मिला? पुलवामा को।
फिर किसको मिला है? नीलगिरी को। नीलगिरी को, इन तीनों को मिला है कौन सा? वर्ल्ड टीवी समिट में जो हुआ है, बेस्ट टीवी खत्म करने के लिए जो उपाय लागू किए हैं वो है कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और कौन सा है जिला? पुलवामा, एक मिनट, पुलवामा, अनंतनाग और नीलगिरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है कि देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, वैसे वैसे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन। अब मरुस्थलीकरण को रोकने का एक बहुत बड़ा उपाय है कि अगर वहां से नदियां हो, तालाब हो, वृक्ष हो, अगर पेड़ हो, झाड़ियां हो, तो सिंपली हवा जो है मिट्टी को काट नहीं पाएगी, और जब हवा मिट्टी को काट नहीं पाएगी तो सिंपली मरुस्थलीकरण को रोका जा सकेगा। इसलिए अरावली पर्वत, जो कि यहाँ दिल्ली के आसपास से शुरू होता है और इधर पूरे गुजरात तक जाता है, लगभग 1400 किलोमीटर, कितना है? 1400 किलोमीटर। इस पूरी पट्टी पर लगभग 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर, यानी 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाएगा। कैसा जोन? बफर जोन। अब बफर जोन का मतलब क्या हुआ कि इस पे हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे, हरे भरे पेड़, झाड़ियां, ये सब लगाए जाएंगे। कुछ वहां के देसी पेड़ लगाए जाएंगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। अब ये पूरे हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रीन वॉल। क्या रखा गया है? ग्रीन वॉल। अरावली पर्वत पूरी दुनिया के जो सबसे पुराने फोल्डेड, कौन सा? फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, इसको हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत की श्रेणी है वो यहाँ पे है अरावली पर्वत की, ठीक है। इसके 5 किलोमीटर पूरा बफर जोन बनाया जाएगा, और इसमें क्या बनाए जाएंगे? झीलें बनाई जाएंगी, नदियां बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे। क्या? झीलें, नदियां, तालाब। अरावली से कौन कौन सी 3 नदियां निकलती हैं वो देख लीजिए, ट्रिक के साथ देख लीजिए। बलूसा, कौन सी नदी निकलती है? बलूसा। ये है बनास, ये है लूनी, और ये है साहिबी। और गुरु शिखर पर्वत अरावली पे सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसके बाद ये कहां पे है? हरियाणा, नई दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़। कहां प्रारंभ किया गया है? इसको प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहां हुई है? तो प्राचीन मोती शहर की खोज कहां हुई है? ये हुई है यूएई के पास। कहां पे? यूएई के पास एक आइलैंड है, वहीं पे किनारे पोर्ट पे इसकी खोज हुई है। पोर्ट पे कितना पुराना शहर है ये? 1400 वर्ष पुराना। और यहाँ पे पूरा एक उनका किनका? क्रिश्चियन लोगों का एक मठ मिला है। क्या मिला है? मठ। और साथ ही साथ क्या मिला? पर्ल सिटी। पर्ल सिटी का मतलब क्या हुआ कि लगभग 1400 साल पहले यहाँ पे पर्ल बनाए जाते थे, यानी मोतियां बनाई जाती थी, और मोतियों का व्यापार भी होता था। इसके अंदर जब खुदाई हुई है तो ढेर सारे, करीब सैकड़ों मकान मिले हैं, जो बताता है कि सऊदी अरब के पुराने जमाने में, मतलब अभी कुछ 100 साल पहले यहाँ पे तेल की खोज हुई, उससे पहले वहां के लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन ये बताता है कि बहुत 1400 साल पहले भी यहाँ पे बहुत अमीरी थी, बहुत तरह के ट्रेड होते थे। अब देखिए यूएई वालों ने क्या किया, पूरी दुनिया का सबसे उभरता हुआ ऐसा बिजनेस कौन सा है? टूरिज्म का। इसने तुरंत यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि अब यहाँ पे बनेगा एक म्यूजियम। एकदम मतलब सबसे बढ़िया कदम क्या हो सकता था? म्यूजियम बनाने का, और यूएई ने वही डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद ये प्राचीन मोती शहर में देखिए क्या होता है, मोती एक तो नेचुरली पाए जाते हैं, मोती के लिए एक सीप वाला आता है, वो ऐसे समुद्र के पानी में होता है। इसमें क्या होता है कि जब इसकी खाल में, ऐसे खाल में कोई बालू उलू के कण घुस जाते हैं, तो ये सीप उसमें क्या करता है कि एक लिक्विड, केमिकल लिक्विड इसके चारों तरफ लगा देता है, ताकि वो बालू वहां से उसकी बॉडी पे बुरा असर न डाले, क्योंकि उसको ईचिंग होने लगती है और डिस्टरबेंस होने लगता है। तो ये जो कण है ये मोती बन जाता है। तो अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि इनकी खाल में कैल्शियम की टैबलेट या छोटी सी गोली डाल देंगे। अब ये अंदर से केमिकल निकालेगा,
और ये चारों तरफ कवर कर लेगा। हो गया, ये हो गया कृत्रिम मोती, कृत्रिम मोती। अब साइंटिस्ट ये और जो भी पुरातत्वविद हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर उतने पुराने जमाने में ये मोती बनाने की टेक्निक सच में इन लोग के पास थी। बहुत अच्छी बात है। कहां पे? यूएई में। और अगर सच में इन लोग के पास थी तो फिर ये इतने गरीब कैसे हो गए, फिर बाद में अमीर हो गए? ये तो इन लोग का बादशाह वाले चल रहा है, हार के जीतना, जीत के हारना। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट पाई गई है, यहाँ पे ये है, सब लोग घूम रहे हैं, रिसर्च हुआ है। अब यहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा और इस सबसे बढ़िया कदम है ये। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, कुछ अभी हाल ही में जो इंडिया और विश्व में पहले नंबर पे हुए हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? तो रबर डैम कहाँ है? गया में। अब गया किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में। कहां पे? बिहार राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन। भारत में सबसे पहली पंचायत कहां थी? नागौर में, राजस्थान के। लेकिन बालिका पंचायत का गठन सबसे पहले कहां हुआ है? गुजरात में। कहां पे हुआ है? गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम। अल्कोहल से कोई गाना? अल्कोहल से गोवा वाले बीच पे, कौन सा गाना है? गोवा वाले बीच पे दोनों फोटो खींच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। तो वही, अब गाना में क्यों बता रहा हूं क्योंकि गाने से इसका आंसर निकलेगा। कहां पे बियर पियेंगे? गोवा वाले बीच पे। तो ये कहां पे म्यूजियम बना है? शराब वाला या दारू वाला, क्या बोलते हैं, अल्कोहल म्यूजियम, ये बना है गोवा पे। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर किसी को ऐसे, अब कभी भी आप गलत काम करेंगे तो आपको गिल्ट फील होगा। अब शराब पीने के बाद तो गिल्ट फील होगा ही। अब गिल्ट फील होगा तो कहां जाएंगे आप? किसी गुरु के पास जाएंगे। गुरु के पास जाएंगे ना, कहेंगे गुरुजी अब मुझे पीस चाहिए। क्या चाहिए? पीस चाहिए। तो देखिए वर्ल्ड पीस सेंटर कहां बना हुआ है? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। पीस कहां है? गुरु के पास। अब गुरु कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। उनको हाईटेक शहर से क्या मतलब? तो गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर बना है। किस राज्य में है ये? हरियाणा। ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब वर्ल्ड पीस तो मिल गई, ठीक है। अब बॉडी हील होने लगी। अब शराब से जो बॉडी खराब हुई थी, गुरु के पास जाकर बॉडी हील होने लगी। तो बॉडी हील भी तो गुरु के ही पास हुई। तो ये भी है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा। इसके बाद देखते हैं और कुछ है, डिवीजन है। तो पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं कि लास्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहां की गई है? तो ये की गई है यूएई में। इसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से लॉन्च किया है? नई दिल्ली से। इसके बाद हाल ही में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहां किया गया है? वाराणसी में, सिगरा पे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो 50 सालों में पहली बार हुआ है, कहां हुआ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद ये बुक्स थी, बुक में कौन सी है? वॉर एंड वीमेन। कौन है? वॉर एंड वीमेन 1971 की। कौन है राइटर? डॉक्टर M.A. हसन। इसके बाद मनरेगा की सबसे ज्यादा मजदूरी कहां है? हरियाणा में 357, राजस्थान में कितनी है? 255, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी? 221, पूरे भारत में सबसे कम। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार और झारखंड में 228। कितने की वृद्धि हुई है? कहीं 7 रुपए की लेके और 26 रुपए तक, कहीं 7 रुपए, कहीं 26 रुपए, कहीं 15 रुपए, कहीं 18 रुपए। तो 7 रुपए से लेके 26 रुपए तक की वृद्धि हुई है। इसका पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रहार अभ्यास कहां हुआ है? पूर्वी कमान में। कितने घंटे के लिए हुआ है? 96 घंटे के लिए। कौन कौन सी सेना पार्टिसिपेट की है? वायुसेना, थल सेना। कितने डोमेन में हुआ है? ये डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? जैसे एयर में, लैंड में, वाटर में, स्पेस में, साइबर। तो ये सारे के सारे डोमेन है, जिसे आप उस पंच तत्वों से जान सकते हैं जिनसे हमारी शरीर बनी है। एक तरह से ट्रिक ही है और उनका पराक्रम भी है। दोनों चीजें शो करता है ये पंचतत्व। आर्टिकल 33 एंड 34 हम मूल अधिकार पढ़ा रहे थे, उसमें आर्टिकल 33 और 34 क्या है? तो आर्टिकल 33 जो है ये देता है आर्म फोर्स को, ये दिया जाता है आर्म फोर्स को, यानी सुरक्षा बलों को। और ये दिया जाता है आर्टिकल 34 आम नागरिकों को। अब तक आपको सिर्फ मूल अधिकार दिए गए हैं और अब छीने जाएंगे।
आर्म फोर्स को कहा गया है कि अगर आपकी जो ड्यूटी है, अगर आपकी ड्यूटी 24 घंटे की है तो आप 24 घंटे करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा तो घूमने का अधिकार है, हमारा कुछ भी बोलने का अधिकार है। हम बोलेंगे कि सेना में खाना ही अच्छा नहीं मिलता है, हम बोलेंगे कि सेना वर्दी अच्छी नहीं मिलती है, तो सेना वाले आपको निकाल देंगे। ठीक है, युद्ध पे अगर आपके कमांडर ने आपको आदेश दे दिया कि जाइए सामने वाले को वॉर में मतलब गोली मारिए या कोरिए, आप कहें नहीं, हम तो आपका ऑर्डर ही नहीं मानेंगे, हमारी आजादी है, हमारा जो मन करेगा करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट में वो जो आपके कमांडर होंगे वो आप ही को शूट कर देंगे, कहेंगे ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आपने लग रहा अच्छे से क्लास नहीं की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या संसद ने जो भी बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक है आर्टिकल 32, वो भी कहेगा कि पहले जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 33 की आर्म फोर्स के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं होंगे। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि आर्म फोर्स के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं होंगे। कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं होंगे? जो सरकार देना चाहे वो रहेंगे और जो नहीं देना चाहे नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने आपको घर पे छुट्टी दे दी तो आप जाके कहीं भी घूम सकते हैं, जाके सो सकते हैं, लेकिन ड्यूटी पे तो नहीं। यानी फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब वो चाहे तब उसे ले सकते हैं। आर्टिकल नंबर 34 ये आम नागरिकों को, अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और पूरी युद्ध के टैंक जा रहे हैं, पूरी मिसाइलें जा रही हैं, आप बीच में साइकिल लगा खड़े हो गए, बाइक लगा खड़े हो गए कि नहीं हम तो नहीं जाने देंगे, हमारा भी घूमने का हक है, जाम लगा हुआ है, आर्मी वाले पूरा टैंकर चढ़ा के उड़ा देंगे। अगर आपकी दुकान बीच में आ गई, मतलब ऐसे रोड किनारे लगा उनका टैंकर जाने में दिक्कत है, दुकान गिराते हुए चले जाएंगे, आपको कोई भी मौलिक अधिकार वहां पे नहीं काम आएगा। क्यों? क्योंकि देश सबसे पहले, उसके बाद ही दुनिया में कोई चीज होती है। तो आम नागरिकों के अधिकार छीने जाते हैं। इसी में एक स्पेशल एक्ट है, क्या है? AFSPA। क्या है इसका फुल फॉर्म? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स को स्पेशल पावर देने वाला एक्ट। कब इसको गठित किया गया था? 1958 को। मानवाधिकार वाले जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं वो अफ्स्पा का करते हैं। किसका? अफ्स्पा का करते हैं। ये कहां पे? पूर्वोत्तर राज्यों पे अभी भी लागू है, और अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ और जिलों को वहां से मुक्त कर दिया गया। इसको मतलब पूरी कोशिश की जा रही है कि हटा दिया जाए। इसमें क्या होता है कि बिना वारंट के आप किसी भी घर में घुस के तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी ठिकाने लगा सकते हैं, मतलब एक छूट देते हैं खुला कि कुछ भी करो। अब आतंकवादियों के लिए तो छूट बहुत जरूरी है, लेकिन आम नागरिक को इससे बहुत दिक्कतें होती है। किसी के घर में भी तलाशी लेना, टेररिस्टों की तो जान पे खतरा है, लेकिन आम आदमी को कुछ होता है तो बहुत बुरी बात होती है। तो सबसे ज्यादा मानवाधिकार किसका विरोध करता है? अफ्स्पा का। कब लागू किया था? 1958 में। अभी भी कहां पे लागू है? पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में। तो आज का सवाल है नासा का फुल फॉर्म। आप लोग नासा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसके बाद आज के लिए पॉजिटिव कोट, यह आसमान छिन गया तो क्या, यह आसमान छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। यह आसमान छिन गया तो क्या, नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। लाख दलदल हो सही, पांव जमाए रहिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रहिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक सकता नहीं, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रहिए। कीप स्टडी, कीप हेल्दी। थैंक यू।